दोस्तों, चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसने हमेशा ही से अपने कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम किया है और इन्हीं प्रोजेक्ट्स के चलते चलते आज चाइना का शुमार दुनिया के टॉप वेल डेवलप्ड कंट्रीज में होता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि चाइना एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है और इसकी पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। तो इसीलिए चाइना की गवर्नमेंट ने इस कदर बढ़ती हुई आबादी को हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम किया है और इन्हीं प्रोजेक्ट्स में हाईवेज, ब्रिजेस और डैम्स वगैरह खास अहमियत के हामिल हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि जिन्होंने इस कंट्री के लोगों और गवर्नमेंट दोनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया और ये प्रोजेक्ट सिर्फ चाइना में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। नंबर 4, बेईपांजियांग ब्रिज। दोस्तों, ग्यूचाओ चाइना का एक ऐसा प्रोविंस है कि जो सारा का सारा माउंटेनियस एरिया है। ये इस कदर ढलवानदार इलाका है कि दुनिया के टॉप 10 हाईएस्ट ब्रिजेस में से 3 ब्रिजेस तो सिर्फ इसी प्रोविंस में पाए जाते हैं और इसके अलावा टॉप 10 में से ओवरऑल 5 ब्रिजेस चाइना में मौजूद हैं, जिससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि इस कंट्री ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी मेहनत की है। दोस्तों, बेईपांजियांग ब्रिज इन्हीं हाईएस्ट ब्रिजेस में से एक है। इसकी हाइट 565 मीटर है। इसकी हाइट का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन गेट ब्रिज, जो कि बहुत ऊंचा माना जाता है, जिसकी हाइट 67 मीटर है, जो कि इस ब्रिज के करीब तरीन भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, इस ब्रिज की हाइट इस कदर ज़्यादा है कि न्यूयॉर्क में मौजूद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो कि 527 मीटर ऊंचा है, इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को बेईपांजियांग ब्रिज के नीचे फिट किया जा सकता है। दोस्तों, ये ब्रिज 2 पहाड़ी सूबों को आपस में कनेक्ट करता है और इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन से पहले लोगों को एक सूबे से दूसरे सूबे तक जाने में 4 घंटे लग जाते थे, मगर अब इस ब्रिज की वजह से ये सफ़र सिर्फ 1 घंटे से भी कम वक्त में तय किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के दौरान बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि इंजीनियर्स को इस ब्रिज की हाइट को मैक्सिमम से मैक्सिमम करना था ताकि माउंटेन्स में क्रैकिंग को प्रिवेंट किया जा सके। इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होने के बाद ये ब्रिज इस कदर ऊंचा था कि बाज़ औक़ात तो रोड बादलों से गिर जाता है। नंबर 3, चाइनाज़ अंडर वाटर टनल। दोस्तों, लेक ताइहू चाइना का तीसरा बड़ा फ्रेश वाटर लेक है और ये लेक टूरिज्म के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ये लेक ईस्टर्न चाइना के एक सूबा जियांगसू में मौजूद है। दोस्तों, इस एरिया में ट्रैफिक के कुछ मसाइल को हल करने के लिए एक सड़क बनाई जानी थी। इंजीनियर्स का पहले तो ये ख्याल था कि इस सड़क को लेक ताइहू के ऊपर से ब्रिज की फॉर्म में बनाया जाए, मगर इस खूबसूरत लेक के ऊपर ब्रिज को बनाना इसकी अट्रैक्शन और नेचुरल ब्यूटी को ख़त्म करने के बराबर था। तो इसीलिए फिर इंजीनियर्स ने सड़क को लेक के नीचे से टनल की सूरत में तमीर करने का फैसला किया। ये एक 11 किलोमीटर लंबी अंडर वाटर टनल को बनाया जाना था। दोस्तों, यूं तो पानी के नीचे इस तरह की टनल्स को तमीर करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। मिसाल के तौर पर चैनल टनल, जो को फ्रांस को इंग्लैंड से मिलाती है, तो इस टनल को समंदर की तह के नीचे खुदाई करके बनाया गया और इस तरह सब कुछ सी बेड के नीचे ही तमीर हुआ और इसलिए आज यहाँ से रोज़ाना हज़ारों गाड़ियाँ मुसाफिर तय कर सकती हैं। मगर ताइहू लेक के नीचे टनल को बनाने के लिए इंजीनियर्स ने एक नए ही तरीके को फॉलो किया। ये तरीका कुछ यूँ था कि इस टनल को लेक के अंदर ही छोटे छोटे हिस्सों में तमीर किया गया और जिस हिस्सा को भी तमीर करना होता तो वहाँ पर कोफर डैम का इस्तेमाल किया जाता, यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट पर लंबी लंबी आर्टिफिशियल दीवारों की वजह से पानी को रोका जाता था और इस तरह कंस्ट्रक्शन वाले एरिया को मुकम्मल ड्राई किया जाता था और बाद में फिर इन ऑब्स्टैकल्स को वहां से हटा लिया जाता था। दोस्तों, चूंकि इस टनल की लंबाई बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए हवा के दाखिले और अखराज के लिए वेंटिलेशन शाफ्ट्स को भी इस एरिया में इंस्टॉल किया गया। इन शाफ्ट्स को मुख्तलिफ शेप्स में बनाया गया। मसलन एक को स्मॉल आइलैंड की तरह बनाया गया और एक को काउंट शेप स्टैचू की शक्ल दी गई और तीसरी शाफ्ट को किसी एंशिएंट पोर्ट की सूरत में बनाया गया। इन वेंटिलेशन शाफ्ट्स को इस तरह बनाने की वजह यह थी कि लेक की ब्यूटी भी ख़राब ना हो और टूरिस्ट इन शाफ्ट्स के अनोखे अंदाज से मुतासिर भी हो सकें। दोस्तों, 11 किलोमीटर लंबाई के साथ ये दुनिया की टॉप लॉन्गेस्ट रोड टनल्स में आती है और इसके अलावा अगर दुनिया की सबसे लंबी टनल की बात की जाए तो वो नॉर्वे में मौजूद है, जिसका नेम लेडर टनल है और इसकी लंबाई तकरीबन 24 किलोमीटर के आसपास है। नंबर 2, चाइनाज़ मैसिव हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क। दोस्तों, चाइना के रेलवे सिस्टम को पूरी दुनिया में जाना जाता है और चाइना ने अपने इस नेटवर्क को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा जदीद तब्दीलियाँ की हैं। ये कंट्री 2008 से लेकर अब तक 38,000 किलोमीटर की रेलवे लाइंस को बिछा चुकी है। दोस्तों, 2010 में चाइना ने दुनिया की सबसे तेज़ बुलेट ट्रेन को लॉन्च करके एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसकी स्पीड का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 40 मिनट में ये ट्रेन 200 किलोमीटर की लंबी मुसाफत को बआसानी तय कर सकती है।
इसके अलावा फिर 2012 में इस बुलेट ट्रेन की सबसे लंबी रेलवे लाइन को बनाया गया, जो कि बीजिंग से लेकर ग्वांचो तक थी। इस रेलवे लाइन की वजह से 24 घंटों के सफर को सिर्फ 8 घंटों में ही मुकम्मल कर लिया जाता था। दोस्तों, किसी भी मुल्क की तरक्की में वहाँ का रेलवे नेटवर्क बहुत अहम रोल प्ले करता है और इसीलिए चाइना भी अपने मुल्क के एक एक हिस्सा को रेलवे लाइन्स के जरिए जोड़ना चाहता है। दोस्तों, इस कंट्री ने तो उन शहरों तक भी रेलवे लाइन को पहुंचा दिया है कि जो अभी जेर तमीर हैं। मिसाल के तौर पर यांगन सिटी, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2035 तक इस सिटी को मुकम्मल कर लिया जाएगा, मगर अभी से रेलवे लाइन को इस एरिया में भी बिल्ड कर दिया गया है। दोस्तों, इसके अलावा चाइना में ड्राइवरलेस ट्रेन पर भी काम किया जा रहा है और जनवरी 2022 में इस तरह की एक बुलेट ट्रेन को लॉन्च किया गया कि जिसने बिना किसी ड्राइवर के पैसेंजर्स को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचाया। दोस्तों, अगरचे चाइना ने तेज तरीन बुलेट ट्रेन पर बहुत काम किया है, मगर जापान ने इससे भी ज्यादा तेज बुलेट ट्रेन को लॉन्च करके ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जो कि 1 घंटे में 605 किलोमीटर के सफर को तय कर सकती है। दोस्तों, इसकी स्पीड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इस ट्रेन को पाकिस्तान में चलाया जाए तो ये इस्लामाबाद से बहावलपुर तक के लंबे सफर को सिर्फ 1 घंटे में तय कर सकती है और पाकिस्तान की गाड़ियों पर यह सफर तकरीबन 8 से 9 घंटों में तय किया जा रहा है। नंबर 1, बिगेस्ट रेडियो टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड। दोस्तों, जहां चाइना ने अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा काम किया, तो वहां पर साथ साथ ही इस कंट्री ने स्पेस प्रोजेक्ट्स को भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी है और यूएसए और रशिया की तरह चाइना ने भी स्पेस में बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज की। दोस्तों, 1994 में चाइना के सबसे बड़े एस्ट्रोनॉमर नार्लैंड डियोंग ने चाइना का अपना रेडियो टेलीस्कोप बनाने का फैसला किया और इस सिलसिला में गवर्नमेंट ने भी इस प्रोजेक्ट पर फंडिंग करने की इजाज़त दे दी। इससे पहले चाइना का सबसे बड़ा टेलीस्कोप सिर्फ 25 मीटर बड़ा था, मगर रैनडोंग के प्रोजेक्ट्स के मुताबिक नया टेलीस्कोप इससे 20 गुना बड़ा बनाया जाना था। रैनडोंग और उसके मेंबर 10 साल तक तो सिर्फ इस टेलीस्कोप को बनाने के लिए मुनासिब जगह को ही तलाश करते रहे और आखिरकार इनको डवानडोंग डिप्रेशन के नाम की एक जगह मिली और फिर इस टेलीस्कोप को वहां पर ही कंस्ट्रक्ट किया गया और ये आज भी वहीं मौजूद है। इस प्रोजेक्ट्स के लिए इस कदर माउंटेनियस एरिया को इसलिए चूज किया गया क्योंकि इस एरिया के इर्द गिर्द कोई खास लोगों की आबादी नहीं पाई जाती थी और जो चंद विलेजेस वहां पर रहते थे तो उनकी वजह से ये प्रोजेक्ट कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ। इस जगह पर रहने वाले विलेजेस की यही डिमांड थी कि यहाँ तो उनको रहने के लिए किसी और जगह पर घर दिया जाए और यहाँ फिर इनको इतनी कैश दी जाए कि वो कहीं और जाकर अपनी जिंदगी आसानी से बसर कर सके। अगर इनकी रिलोकेशन के लिए रफली बजट $230 मिलियन बना, जो कि टेलीस्कोप की अपनी कॉस्ट से भी बहुत ज्यादा बजट था। इस रेडियो टेलीस्कोप को आखिर 20 साल की मेहनत के बाद 2016 में कंस्ट्रक्ट कर लिया गया और अब ये दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है कि जिसका डायमीटर 500 मीटर है और इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए 4000 से भी ज्यादा एल्यूमिनियम पैनल्स को इस्तेमाल किया गया, जो कि स्पेस में रेडियो वेव्स पर फोकस करने के लिए एक साथ मूव करती हैं। दोस्तों, 2017 में इस टेलीस्कोप ने अपनी पहली डिस्कवरी की, जो कि पल्सर्स के पार्टिकल्स की थी और इनमें से 650 को डिटेक्ट कर लिया गया और इस तरह चाइना को इस मेहनत का फल मिलना शुरू हो गया। दोस्तों, इस टेलीस्कोप ने तो काम करना शुरू कर दिया, मगर इसके इन्वेंटर नार्लैंड डियोंग 2016 में लंग कैंसर में मुब्तला हो गए, मगर फिर भी वो बीमार हालत में भी 2000 किलोमीटर का सफ़र तय करके इसकी लॉन्चिंग के वक्त अपनी 20 साल की मेहनत को देखने के लिए आए। इसके 1 साल बाद ही इनकी डेथ हो गई, मगर इनकी सारी ज़िंदगी की मेहनत आज भी चाइना को फ़ायदा दे रही है। तो दोस्तों, ये थी सैफी टीवी की आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सैफी टीवी को सपोर्ट करें। अब मैं मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।